अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में। आज हम देखने वाले हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भाग 2, जिसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या महत्व है। आज हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास और साथ ही इसके कौन कौन से भाग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारी तीसरी हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो पहले विश्व युद्ध ने वैश्विक रूप से लोगों को इस बात के लिए बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है। क्योंकि अगर मान लीजिए विश्व युद्ध से पहले विश्व युद्ध से पहले कोई वैश्विक मंच होता तो जो जो शक्तियां आपस में लड़ रही थी, हो सकता है कि वो पहले लड़ने से पहले आपस में किसी एक मंच पर बैठ के सुलह कर सकती थी, तो शायद युद्ध टल सकता था। तो इस पृष्ठभूमि में हमें अंतर्राष्ट्रीय संघ की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। तो पहला प्रश्न हो गया कि लीग ऑफ नेशंस का जन्म किस पृष्ठभूमि में हुआ। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद वैश्विक रूप से जनता को ये बात महसूस हुई कि यदि कोई एक वैश्विक मंच होता तो शायद इस युद्ध को टाला जा सकता था। तो जो विश्व के जो लीडर थे उन्होंने सोचा कि हम एक वैश्विक मंच तैयार करें। तो इसके लिए लीग ऑफ नेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक सका। लेकिन ये संगठन क्या रहा, फेल रहा। ये होते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। अब पहले तो बात ये आई थी कि मान लीजिए कि अगर कोई संगठन होता तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो टल जाता। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, चलो भाई बना दिया। लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब होगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सका। तो अब कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठने लग गया कि इसके होते हुए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। जब ये बनाया ही गया था कि युद्ध को रोका जाए तो ये क्यों नहीं रोक पाया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सवाल उठने लग गए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न ये हुआ कि इसमें जो जनहानि है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अपेक्षा कहीं ज्यादा हुई। तो ये प्रश्न के कटघरे में और भी ज्यादा आके खड़ा हो गया। तो अब इसका उद्देश्य क्या रहा, इसको बनाने का मतलब क्या रह गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, शांति से बात करने के लिए कोई मंच है, लेकिन लोग फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं, तो फिर इसका महत्व क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन करने के उपाय और सूचना जुटाने में मदद कर सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम बस इतना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है कि कौन देश क्या सोच रहा है, वैश्विक तौर पर क्या घटनाएं चल रही हैं। बाकी इसका कोई ये पर्टिकुलर मैंडेट नहीं है कि ये युद्ध को रोक ही लेगा। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी। लाभ का बंटवारा जो है वो न्यायोचित होगा, सब में लाभ है, बराबर बटेगा। और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रारूप होता है इसमें ये बात लिख दी जाती है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होगा, जो भी देश शामिल होगा, वो सदस्य देश इस संगठन के शर्तों और नियमों का पालन करेगा जब तक वह इस संगठन से जुड़ा हुआ है। शीत युद्ध के अंत के बाद
अब संयुक्त राष्ट्र थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। कैसे? हम अनुमान लगा सकते हैं, ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये भी वर्ल्ड वॉर को रोक सकता है, तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोक सकता है। देखिए, अगर हम आज वर्तमान के हालात देखें तो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, इसमें यूएन जो है वो फिलहाल युद्ध को नहीं रोक पाया है। इसी तरह रूस यूक्रेन जो वॉर है वो भी चल रहा है, इसमें भी यूएनओ असफल हो रहा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये इस बात को कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते कि जो देश हैं, सदस्य हैं, वो इनकी बात को मानेंगे ही, जो उनको अच्छा लगेगा वो ही करेंगे। तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक मंच प्रदान करता ताकि वार्तालाप करके बातों को सुलझाया जा सके। अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। शीत युद्ध के बाद जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था। जैसा कि आपको भी पता है कि पहले जो रूस है वो वर्ल्ड वार में अमेरिका और यूरोप के साथ लड़ा था, लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद दो महाशक्तियां बन के उभरी। जो यूरोप था वो तो पूरी तरह से चौपट हो गया था, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन अब दो महाशक्तियां बन गई थी, एक था यूएसए, दूसरा था रूस, रसिया, यूएसएसआर। अब इन दो महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध था वो था विचारधारा का। ये थी साम्यवादी, समाजवादी और ये थी पूंजीवादी। तो ये जो विचारधारा का युद्ध है ये एक तरह से वैचारिक युद्ध ही शीत युद्ध का रूप ले लेता है। शीत युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं है कि किसी देश के द्वारा डायरेक्ट युद्ध लड़ा जाता है, ये वैचारिक युद्ध होता है जिसमें कोई एक देश है वह कूटनीति के द्वारा किसी विरोधी देश की नीतियों को साबित नहीं होने देता, उसको सक्सेस नहीं होने देता। तो ये शीत युद्ध जो है ये खुद की धरती पे कभी भी नहीं लड़ा गया, ये विरोधी देशों द्वारा किसी सहयोगी देश की धरतियों पर लड़ा गया है और वहां की अर्थव्यवस्था को ही खराब किया गया है। अब जो शीत युद्ध है उसके बाद अमेरिका और रूस दो महाशक्तियां बनकर उभरे। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हों मतलब ये बात सामने आने लगी कि जब अमेरिका है इसकी अगुवाई में जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं ये सब एक साथ आ जाएंगे और इनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव, क्योंकि ये सभी क्या होंगे, पावरफुल कंट्रीज होंगे और अपनी मनमानी करेंगे। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिका सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों का जो अध्याय है, इन सवालों का जो उत्तर है अध्याय के अंत में प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो गई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के रूप में अब हुआ क्या कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सका। तो अब उसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, तो इसके हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी के रूप में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, जिसमें शीत युद्ध के समय दो ताकतें थी वो मुखर तौर पर लड़ रही थी, एक था रसिया और एक थी यूएसए। तो सवाल ये उठने लगा विश्व में कि क्या इन दोनों नेशन की मनमानी पर ये जो यूनाइटेड नेशन है ये लगाम कस पाएगा भी या नहीं, ये सवाल उठने लगा। अब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन बन गया था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तुरंत बनाया गया कि चलो कोई बात नहीं, लीग ऑफ नेशन फेल हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो भी फेल हो जाएगा, हम एक बार और प्रयास करके देखते हैं। तो जैसे ही 1945 के समय में वर्ल्ड वॉर
सेकंड खत्म हुआ तो विश्व के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि हमें एक नए ऑर्गेनाइजेशन, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। ये जो यूनाइटेड नेशन है ये 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ स्थापित हुआ। मतलब 51 देशों ने शुरुआत में इस पर सिग्नेचर कर दिए। शुरुआत में 51 देशों के लोग मौजूद थे और 51 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देते हैं। 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो कि नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। अब 2 विश्व युद्ध जब हुए तो उस समय लीग ऑफ नेशन था बीच में, लेकिन वो फेल हो गया था। तो अब उम्मीद की जाने लगी कि आने वाले समय में जो यूनाइटेड नेशन अब बना है, इसके उत्तराधिकारी के रूप में इसका जो नया वंशज आया है यूनाइटेड नेशन, शायद ये आने वाले समय में युद्धों को रोक पाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोका जाए और राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्वक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का काम यह है कि मान लीजिए कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है। यदि यूनाइटेड नेशन चाहता तो पहले ही इन दोनों के झगड़े को बैठ के सुलझा सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो यूनाइटेड नेशन से ये उम्मीद की गई कि ये जिन देशों के बीच में अभी छोटे झगड़े, क्या पता आगे जाकर वो युद्ध का रूप ले ले, तो वो इसको शांति से बैठकर सुलझाने का पहले प्रयास कर लेगा, ताकि आगे जाकर ये छोटी सी शत्रुता ये युद्ध का रूप ना ले और इनकी शत्रुता के दायरे को सीमित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े हैं अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। अक्सर जो लड़ाइयाँ वो क्यों खड़ी होती हैं? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किसी के पास आर्थिक विकास नहीं है, सामाजिक डेवलपमेंट नहीं है, तो उस वजह से जो मनमुटाव हैं, झगड़े हैं, वो खड़े होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में ये हुई कि पूरे विश्व को एक सोशल इकोनॉमिक रूप से डेवलप करना जरूरी है, ताकि किसी के मन में भी ऊंच नीच की जो भावना है वो ना आए। किसी भी देश के मन में ये ना आए कि फलां देश जो है वो अमीर है और हम क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो जब इंसान गरीब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ आतंकवादी प्रक्रिया है वो पनपने लग जाती है, क्योंकि जो पिछड़ापन है वो कुछ भी करवा सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा कि पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। सभी देशों को एक साथ लाना चाहिए ताकि किसी एक देश की गरीबी है वो दूसरे देशों की अमीरी पर भारी ना पड़े और वैश्विक शांति बनी रहे। यदि मान लीजिए कोई एक देश गरीब है और उसका पड़ोसी देश अमीर है, तो वो किसी न किसी तरह से उसकी संपत्ति, उसकी वैभव को देखकर आकर्षित होगा और ईर्ष्या करेगा। तो इससे क्या है, एक तरह से अलगाववाद की भावना जन्म लेगी, आतंकवाद बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ही यूनाइटेड नेशन ने अपनी ये सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट की भावना विकसित की। अब क्या है आगे, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। 2011 तक तो इसकी 193 थी। जब शुरुआत में थी तो हमने देखा कि इसके जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य थे, इसके शुरुआत में 51 थे। बाद में 2011 तक देखिए कितने सदस्य बढ़ गए, 193 सदस्य हो गए, 51 से सीधे 193 2011 तक। और इसमें लगभग सभी सदस्य जो हैं वो स्वतंत्र देश हैं, कोई किसी के ऊपर औपनिवेशिक शासन नहीं है, सभी के सभी स्वतंत्र है, अपनी सरकार चलाते हैं, सभी का अपना खुद का शासन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल, जितने भी 193 सदस्य हैं, 2011 तक तो बताया कि 193 है, तो 193 लोगों को वोट देने का अधिकार है, सभी का एक एक वोट है। लेकिन इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसी के 5 सदस्य स्थायी हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ये मान लीजिए यूनाइटेड नेशन है और इसमें कोई एक ये कमरा है, इस कमरे में जो 5 लोग हैं
ये तो स्थायी रूप से बैठे ही रहेंगे, ये कहीं नहीं हिलेंगे, क्योंकि इनको वीटो पावर प्राप्त है। और ये जो कमरा है इसे नाम दिया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और इस सुरक्षा परिषद में ये जो 5 लोग बैठे हुए हैं इनको वीटो पावर दी गई है, और जिनकी भी वीटो पावर का बहुमत जिसके पास होता है वो अपनी बात हर हाल में मनवा लेते हैं। इसमें जो वीटो पावर के जो सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये सभी क्या हैं? महाशक्तियां हैं। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो हम देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो शक्तिशाली लोगों का वर्चस्व वाला समूह है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली लोग ने इनको बनाया है और वही इनमें सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, तो सबसे ज्यादा बात भी उन्हीं की मानी जाएगी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक जो चेहरा है उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक प्रतिनिधि होता है सबसे टॉप पर, उसे कहते हैं महासचिव। सबसे टॉप पर होता है महासचिव, और वर्तमान में जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला है। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन में हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रह चुके हैं। मतलब ये पुर्तगाली है एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन भी रह चुके हैं, और वर्तमान में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद संभाला हुआ है 2017 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं और एजेंसियां हैं, एक शाखा नहीं है, कई शाखाएं हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति, वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और स्वास्थ्य से जुड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, और इन सब में जो युद्ध और शांति के बारे में जो चर्चा होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी होती है। साथ ही यूनाइटेड नेशन की पूरी जो आम सभा होती है उसमें भी इन युद्धों पर चर्चा की जाती है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन की जो ब्रांच है वो है, पहली है हेल्थ से, क्योंकि जो हेल्थ है वो एक सोशल इश्यू है, तो इसके लिए बनाया गया है WHO। तो हम कह सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक ये एक ब्रांच है WHO यूनाइटेड नेशन की। दूसरी है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ये लिखते चलेंगे इसमें। साथ ही तीसरी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, जिसमें रिफ्यूजीज को रखा जाता है उनकी सिक्योरिटी के लिए। साथ ही नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल कोष, बच्चों के लिए भी इसमें सुरक्षा दी गई है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ जिसे बोलते हैं, ये बच्चों से संबंधित है। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा इस तरह से हम इसका ये जो क्लासिफिकेशन है वो देख सकते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो ब्रांचेज हैं ऑफ UNO, इस तरह से पहली लिखेंगे WHO हेल्थ से, दूसरी है संयुक्त राष्ट्र महासंघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के लिए UNDP।
थर्ड लिखेंगे रिफ्यूजीज के लिए UNHCR। इसी तरह से बच्चों के लिखेंगे यूनिसेफ। एजुकेशन के लिए लिख देंगे यूनेस्को। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन लिख लेंगे और हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये सभी ब्रांचेस जो हैं ये सोशली और इकोनॉमिकली विश्व को बुलंद करने के लिए बनाई गई है, ताकि कोई भी है जो युद्ध क्यों होते हैं, हमने पहले पढ़ा कि युद्धों का जो मेन कारण होता है वो है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन। तो जब ये चीजें ही वैश्विक तौर पर नहीं रहेंगी तो शायद युद्ध की जो आशंका है वो कम की जा सके, इसीलिए सभी ब्रांचेज बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। देखिए, हालातों के साथ और परिस्थितियों के साथ ही इंसान को बदलना जरूरी होता है। वैसे ही जो कोई भी संगठन है वो हर परिस्थिति में कारगर नहीं होता, उसे परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना चाहिए ताकि वो उन परिस्थितियों का सामना कर सके। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी का अपवाद नहीं है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता हो जाती है और हाल ही के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए लगातार आवाजें उठ रही हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। इसमें अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है कि इसमें किस तरह के सुधार होने चाहिए। नॉर्मली यदि बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों की बात अक्सर आती रहती है। पहला क्या है? पहली है, एक तो यह है कि इस संगठन की जो बनावट है और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। पहली बात तो ये आती है कि इस संगठन की जो बनावट है जिसमें 5 लोगों को शक्ति दी गई है जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, भाई उसकी बनावट में सुधार किया जाए, इसकी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। दूसरी मांग ये है कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा की जाए। इसमें जो न्यायाधिकार के जो मुद्दे आते हैं उन पर विचार किया जाए कि ये न्याय जस्टिस सही किया गया है या नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों तरह के ये सुधार जरूरी हैं। देशों के बीच सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। दरअसल ये दो बातें जो हैं कि जस्टिस पर काम होना चाहिए, एक इसकी जो संगठन की बनावट है इस पर काम होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा वो सुधार होना चाहिए। ये तो बातें सब जाते हैं, लेकिन कैसे हो, किस तरह हो, इस समाधान को कोई नहीं प्राप्त कर पाया, तो समस्या यहाँ अटकी हुई है। अब बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस है सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर। सबसे बड़ी जो तनातनी चली हुई है वो है जो सुरक्षा परिषद है उसके कामकाज को लेकर। इससे जुड़ी हुई मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व की राजनीति की वास्तविकताओं को इस संगठन से बेहतर नुमाइंदगी की जा सके। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 तो जो है स्थायी हैं, 5 तो अपनी सीट बुक की हुई, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, और जबकि 10 जो हैं ये अस्थायी, बारी बारी से इनकी सदस्यता बदलती रहती है। तो अब जो लोग हैं सदस्य देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी यहाँ पर वीटो पावर दी गई है ना, इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए और बढ़ाने के साथ ही इनमें सुधार किया जाए और अस्थायी संख्या की सदस्यता भी बढ़ाई जाए। 10 ही नहीं होनी चाहिए, 10 की जगह ज्यादा अस्थायी हो और ज्यादा स्थायी सदस्य हो, ताकि जो विश्व है उसकी समस्या का एक अच्छे से समाधान हो सके। खास तौर पे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में देने की बात उठ रही है। ज्यादातर सवाल ये उठ रहा है कि भाई अफ्रीका है, एशिया है और दक्षिणी अमेरिका है, इनके देशों को यहाँ पर ज्यादा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया, क्यों ज्यादातर यहाँ पर यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके देशों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया है, क्यों ज्यादा रूस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को ही महत्व दिया जाता। भाई
क्यों नहीं इन अफ्रीकी देशों को दिया जाता, क्यों नहीं हमारे भारत को दिया जाता। ये इस तरह के जो सवाल हैं लगातार उठते रहते हैं। अगर हम बात करें तो जो भारत है वो भी एक वैश्विक शक्ति उभर कर आ रहा है, तो भारत में भी इस तरह के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और इसी तरह से जो अन्य देश हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उसके प्रशासन में भी सुधार चाहते हैं। अब अमेरिका और जो अदर कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि बजट का जो हिस्सा आज तक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये देते आए हैं, इनका हिस्सा घटाकर बाकी देशों को अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी और बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा यह है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय, सामाजिक न्याय, जितने भी जो सोशल इश्यूज हैं उन पर फोकस करें। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग, 10 में से 5 लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये सुरक्षा का काम करे, जो विश्व में युद्ध चल रहे हैं सिर्फ उन पर फोकस करे, बाकी के जो सोशल इश्यूज हैं उन पर फोकस ना करे। जबकि जो कुछ यहाँ पर 5 लोग बचे हुए हैं ये बोल रहे हैं कि इनको सिर्फ जो सोशल सेक्टर है उस पर फोकस करना चाहिए, बाकी जो सिक्योरिटी वाले जो काम है वो लोग अपने आप देख लेंगे। तो इस तरह से जो राय है वो 2 धड़ों में बटी हुई है। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। हम इसमें ज़्यादातर जो वेटेज है सुधार का वो इसके ढांचे में सुधार पर जोर देंगे कि इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में हुई थी, यहाँ से पॉइंट लिख लेना है। इस महायुद्ध के बाद विश्व की राजनीति की सच्चाई जो है उसके अनुरूप इसका गठन हुआ। जिस टाइम जैसा विश्व चल रहा था, राजनीति चल रही थी, उसी के हिसाब से इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालिक जो विश्व राजनीति थी उस समय की वास्तविकताएं दिखाई देती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। शीत युद्ध के बाद जो क्या है परिवेश बदल गया, सिचुएशन बदली, कंडीशन बदली। और 1991 से बदलाव में कुछ इस तरह के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। पहला तो है जो यूएसएसआर है वो टूट गया। अमेरिका है, अब यूएसएसआर के विघटन के बाद सबसे ताकतवर कौन रह गया? अमेरिका। पहले 2 धड़ों में था विश्व, एक था अमेरिका के नेतृत्व में, एक था रूस के नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही 1990 का दशक आया तो रूस तो टूट गया और अब शक्तिशाली कौन रह गया? अमेरिका। तीसरा, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना है, रूस बना है सोवियत संघ से टूटकर, और रूस के बीच, अमेरिका के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा सहयोगात्मक यहाँ पे कहने की बात है। लेकिन आज के समय की यदि हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी चल रहे हैं। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इसी दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से बढ़ रही। एशिया जो पहले गरीब कहा जाता था अब वो बहुत तेजी से गति कर रहा है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो चुके हैं। ये देश सोवियत संघ के टूटने के बाद आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। ये जो नए देश जुड़े हैं इनमें ज्यादातर तो रूस के, यूएसएसआर के सहयोगी देश रहे हैं और पूर्वी यूरोप के देश रहे जहां पर साम्यवादी सरकारें थीं।
लेकिन अब ये आज़ाद हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी जुड़ चुकी है, जैसे कि जीनोसाइड, जनसंहार है, गृह युद्ध है, जातीय संघर्ष है, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, नई समस्याएं निकल के आ रही हैं आज के वक्त की। जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण की हानि है। ये समस्याएं आज के समय की मौजूदा समस्याएं हैं। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हुआ, 1989 में शीत युद्ध समाप्त हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल यह था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, क्योंकि शीत युद्ध के समय में इसको बनाया गया था और शीत युद्ध 1989 में खत्म हो गया था। तो सवाल ये था कि क्या अब संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता है, क्या ये आगे की जो परिस्थितियां आएगी उनसे निपट पाएगा, जो कुछ करना जरूरी है क्या उससे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, और इसे आने वाले समय में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं। इसके लिए पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों को व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किन परिस्थितियों में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशन के टूटने के बाद बना है। परिस्थितियां जो रही हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 2 धड़ों में विश्व युद्ध के बाद विश्व बट गया था। पहला था अमेरिका, दूसरा देखा हमने यूएसएसआर। तो अब लोगों को लगने लगा कि अगर नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया तो ये महाशक्तियां कहीं वापस से ना भिड़ पड़े, कहीं वापस से युद्ध ना हो। तो इसीलिए इसी पृष्ठभूमि में बना शीत युद्ध के समय में यूनाइटेड नेशन। लेकिन 1989 में ये शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से सवाल ये उठने लग गया कि क्या ये यूनाइटेड नेशन आने वाली समस्याओं से, जैसे कि पर्यावरण की समस्याएं हैं, परमाणुीय समस्याएं हैं और जितनी भी नई समस्याएं हैं, क्या इनसे निपट पाएगा या नहीं। ये सवाल आज तक यूनाइटेड नेशन के सदस्यों को एक संतुष्ट परक जवाब नहीं दे पाया है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए हो, और यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।